जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक उम्र के बाद हमारे शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, फिर चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या हार्मोनल हो। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो परिवार में सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते वो कभी कभी अपने ही स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 मई को हम इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ डे मनाते हैं, तो इसी बात पे आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर वेंकटेश कातेयन से जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका इस शो में। डॉक्टर साहब आयुर्वेद के बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जब हमें शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो हम अपने अनुमान से या दूसरों के अनुमान से बहुत बार दवाइयाँ ले लेते हैं, बिना ये जाने कि हमें शरीर में तकलीफ़ क्या है, हमें बीमारी क्या है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्त्री रोग में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो महिलाओं को आजकल होती हैं। जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा जोहार। और बहुत ही विस्तृत विषय है। महिलाओं को आजकल जो कॉमन समस्या हो रही है, जिसमें कि पीसीओडी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, बांझपन की समस्या है, विटामिन डी की कमी है, गठिया है, अर्थराइटिस है, बीपी है, शुगर है, ये सब आजकल महिलाओं में ये सामान्यतः यह बीमारी बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है जी। और विश्वव्यापी में अभी देखा जाए तो बहुत तेज़ी से जो बच्चियां जो बड़ी हो रही हैं पीसीओडी की समस्या से सबसे अधिक ग्रसित हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि पीसीओडी, तो हम आजकल देखते हैं कि पीसीओडी काफ़ी सामान्य है और बहुत लोगों को ये बीमारी हो रही है, तो इसके बारे में हमें आप बताइए। जी, पीसीओडी की समस्या जो आज कॉमन हो रही है उसका मुख्यतः कारण पहले हमें समझना होगा। जी। कारण से पहले हमें यह जानना होगा पीसीओडी है क्या। पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो लक्षण आता है उसका कारण है कि जो यूट्रस है उसके वाल पर आपके जो अंडे बनने चाहिए उसमें गांठ बनने शुरू हो जाते हैं और गांठ बनने के कारण सारे जो हार्मोन रिलीज करना है उसमें उसकी बाधा उत्पत्ति होने लगती है। तो जिसके कारण हार्मोन का कॉमन जो प्रॉपर रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होते हैं, जिसके कारण महिलाओं में बहुत सारे लक्षण उसके आने शुरू होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ये पीसीओडी में क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चले हमें कि ये इसके मुख्यतः लक्षण क्या है। जैसे लड़कियों को चेहरे पर बाल आ जाएंगे, पीरियड के दौरान उनको पेट में दर्द होंगे, भूख की कमी हो जाएगी, शुगर बढ़ने की भी समस्या होगी, चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं और हेयर फॉल की समस्या शुरू होने लगती है। ये सब चीज़ जो है उनकी कॉमन समस्या पीसीओडी के साथ इसे रिलेट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, पीसीओडी जैसा आपने कहा कि महिलाओं को होती है, तो इससे और भी बीमारियां हो सकती हैं क्या? जी बिल्कुल, इससे कैंसर तक होने का चांस है और ये इशू की समस्या होगी, बच्चे नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम को गड़बड़ कर देगा, जिसके कारण आपको थकान होगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी और कंसंट्रेशन आपका कम होने लगेगा। तो इसका मुख्यतः कारण आजकल जो देखा जा रहा है कॉमन है कि लाइफ स्टाइल जो है बच्चियों को, जो लड़की बड़ी हो रही हैं, उनके गार्जियन का भी ये मतलब जिम्मेदारी बनती है कि उनके लाइफ स्टाइल को सबसे पहले ठीक करें। जो बायोलॉजिकल उनका सिस्टम है उसको अपडेट रखें, समय से सोएं, समय से खान पान रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रयोग करें, लिक्विड का प्रयोग करें, फाइबर्स का यूज करें, फ्रूट्स का यूज करें, सलाद का यूज करें। तो अपने खान पान पर भी ज़रूर ध्यान रखना है। फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह के खान पान से बचना ज़रूरी है। जी। तो अगर हम बात करें खाने की, तो एक लड़की को जब वो एक एज में बढ़ने लगती है तो उसे किस तरह का खाना खाना चाहिए, उसके खाने में क्या क्या होने चाहिए, क्या विटामिन होने चाहिए? खाने में उसके संपूर्ण भोजन होना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को 2-3 चीज़ की कॉमन कमी हो जाती है। एक तो खून की कमी, एक कैल्शियम की कमी। आजकल कॉमन देखिएगा विटामिन डी की भी कमी होती है।
उसका कारण है कि एक तो हम सनलाइट का प्रयोग कम करते हैं, बाहर निकलते नहीं, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय अधिकांश लोग घर में रहते हैं, तो उसकी कमी के कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो उसका स्रोत है सबसे बढ़िया सनलाइट का। सनलाइट में हम 15 से 20 मिनट सुबह सूर्योदय से के समय बैठें तो हमें विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। पनीर खा सकते हैं, जो ओशियन फूड्स है उस तरह के फूड्स का यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद तिल में भी काफ़ी कैल्शियम है, विटामिन डी की मात्रा है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो खान पान है उसको हम बहुत अच्छा से संतुलित रख सकते हैं। जहाँ तक खून की कमी है, खून की कमी को भी हमें दूर करना है, जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे सेव है, अनार है, आयुर्वेद में मंडूर है, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें। कैल्शियम की कमी को हम दूध से, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे से, जो नॉन वेज नहीं खाते वो मशरूम से, पनीर से, दही से, दूध से, तिल से, मड़ुआ से, इन सब चीज़ों से भी प्रयोग करके हम अपने फूड सप्लीमेंट को, अपने शरीर में जो ज़रूरी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग आप समझिए जैसे भोजन में नहीं खा पाते हैं वो सारे विटामिन, वो सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसी कोई औषधियाँ हैं जिसे लेने से ये सब की कमी पूरी हो सकती जी है? बिल्कुल है। आयुर्वेद में जो है चरक के अनुसार जो है आहार जो है वही औषधि है। जी जो पथ्य है, रोगी के आहार को पथ्य बोलते हैं, तो वह आहार ही औषधि है। यदि रोगी या सामान्य बीमारी जो जो बीमार नहीं भी हैं वो भी यदि आहार का पालन करें, जो उनको खान पान का पालन करें, तो उन्हें औषधि की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कॉमन चीज़ है जिसमें आपको विटामिन डी, आयरन, B12, विटामिन सी, इन सभी चीज़ों की पूर्ति आपके खान पान से हो सकती है। जी जैसे दाल का प्रयोग करें तो मिक्स दाल का प्रयोग करें, जिसमें सारे एमिनो एसिड, प्रोटीन का आपका यूज करें। सिंगल मत यूज करिए कि हम केवल अरहर की दाल ही खा रहे हैं, केवल मसूर की दाल ही खा रहे हैं। उसमें क्या है कि कॉमन आप मिक्स दाल करें, कुल्थी का भी दाल को प्रयोग करें, क्योंकि देखिएगा ज़्यादातर महिलाओं को पथरी की भी समस्या हो जाती है। जी, फिजिकल एक्टिविटी स्लो होने के कारण पथरी की भी समस्या होती है, कम पानी पीने के कारण। और बहुत बार है कि आधारणीय वेग को धारण करना, जैसे बहुत बार है कि यूरिनेशन की इच्छा है रोके हुए, तो उससे भी पथरी बनता है। तो कुल्थी का प्रयोग करें, मूंग का प्रयोग करें। मूंग में पर्याप्त जो आपके शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, वो उससे पूरा हो सकती है। हरी सब्जी में सारे सब्जियों का प्रयोग करें। आजकल जो बच्चियां हैं वो लोग के खान पान में देखिए वो हरी सब्जी को अवॉइड करती हैं, केवल आलू खा लिए, कुछ अपना पनीर खा लिए, तो केवल इससे आपका शरीर का जो बिल्डिंग है वो खड़ा नहीं हो सकता। शरीर का बिल्डिंग का सबसे बड़ा सेल जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे ज़रूरी है, उस सब चीज़ों को आप प्रयोग में लाएं। और खान पान को सबसे बढ़िया रखने की ज़रूरत है। फ्रूट्स का प्रयोग करें, सारे मिक्स फ्रूट्स का प्रयोग करें, सेब है, पपीता है, अनार है, हर तरह के फ्रूट्स का प्रयोग करें। चावल है, रोटी है, इन सब चीज़ों को खाने में अपना समय के हिसाब से भोजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने बताया कि ये सारी बीमारियों का एक ही रीज़न है कि आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है लोगों का खान पान करने का तरीका, डेली रूटीन, ये बहुत बड़ा विषय है। तो अगर आपने जैसे अभी बताया कि यूरिन इन्फेक्शन ये काफ़ी बढ़ चुका है आजकल, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि स्त्रियों को पहले से कोई तरह की बीमारी हो जी, या तो लिकोरिया की समस्या हो या यूटीआई की समस्या हो। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन कॉमन बाथरूम यूज करने से भी हो सकता है। महिलाओं को अधिकांशतः ज़्यादा होते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ पे कॉमन बाथरूम यूज़ किए, उसके कारण हमारे पास अधिकांश पेशेंट इस तरह की महिलाएं आती हैं कि सर हम ट्रेन से जा रहे थे, लौटने के बाद हमको यूरिन का इन्फेक्शन, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे सफाई की भी ज़रूरत होती है। तो कॉमन बाथरूम का प्रयोग कम करें। यदि जाना है तो सबसे पहले कि फिनाइल का एक लिक्विड बना के उसमें वहाँ पे स्प्रे कर ले, तब जाए, क्योंकि वो जो यूरिन की समस्या जो है, यूटीआई की समस्या है, महिलाओं को इसका मुख्य कारण है, सबसे अधिक होता है। दूसरा चीज़ है कि यदि खाने पान का जो समय के कमी के कारण वो लोग अपने कितना पर्याप्त मात्रा में पानी का लेना चाहिए, 3 से 4 लीटर, वो भी कम हो जाता है। जी। अपने बच्चे, परिवार,
में इतना व्यस्त रह जाती हैं महिलाएं कि अपने आप पर प्रॉपर वो ध्यान नहीं दे पाती। उसका मुख्य कारण है। और हरी सब्जी का प्रयोग भी कम हो जाता है। स्ट्रेस में महिलाएं घर की ज़्यादा रहती हैं, बहुत सारा तनाव उनका रहता है, तो तनाव भी मुख्य इनका कारण है। जी। तो हम कई बार देखते हैं कि हमें जब तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाने में कतराते हैं। बिल्कुल। ये हमेशा सोचते हैं कि घर पे ही इलाज हो जाए, घर पे ही कुछ ऐसा कर ले जिससे हम ठीक हो जाएं। तो आपका क्या कहना है कि हमें कौन से एज से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, कब कब चेकअप, रेगुलर चेकअप्स के लिए हमें जाना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घर में आप रह सकते हैं, लेकिन जब आप बीमार पड़िएगा, आतुर हो जाइएगा, तो उसका प्रशमन वैद्य के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा ही होगा। अब महिलाएं का जो स्वास्थ्य का जो समस्या है वो काफ़ी विस्तृत है जी। और जब बच्ची बड़ी हो जाती है, 12 साल से 13 साल से उनका जब पीरियड शुरू हो जाता है, वहीं से उनकी समस्या भी सारी शुरू हो जाती है। और ये मतलब 60 से 65 साल तक ये फिर समस्या धीरे धीरे अपने नए नए रूप में दिखाता है। अब जैसे कि बच्चियां जो हैं उनको पीरियड की समस्या होती है, उस समय उनको पेट का दर्द की समस्या होने लगती है, तो उस समय उनको प्रॉपर खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए। दाल का पानी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, दलिया चाहिए। होता क्या है, वो लोग चिप्स, कुरकुरे, इस तरह के फास्ट फूड खा के अपने शरीर को और कमज़ोर कर देते हैं। और कमज़ोर शरीर में बीमारी का जो प्रभाव होता है ज़्यादा होता है। यदि कमज़ोर है, थोड़ा भी दर्द होगा तो उसको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो वो तो पहले अपना खान पान का रखें। महिलाएं जो अपना प्रॉपर टेस्ट जो है 13-14 साल के बाद ही से शुरू हो सकता है। TSH, थायराइड की समस्या कॉमन है, तो वो करा सकते हैं। PCOD की समस्या 13-14 साल से ही बच्चियों को शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करा के एक बार देख लेंगे कि कितना ये गांठ की समस्या बन रही है, और फिर हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा के देख सकते हैं। आफ्टर 35 के बाद महिलाओं को अपने जो महिला चिकित्सक हैं उसमें स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग में जैसे कि आजकल कॉमन जो है ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है, तो ब्रेस्ट में की गांठ को महिलाएं जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं। हर वर्ष कराना चाहिए 35 के बाद। यदि फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें और आपको मतलब केयरफुल रहना होगा। यूट्रस सर्विस का कैंसर है तो उसके लिए भी वैक्सीन सारे आ गए हैं, तो उसकी भी आप चेकअप करा सकते हैं पैप स्मीयर टेस्ट के द्वारा। और फिर आप कहीं पर किसी तरह का गांठ का है तो आप बायोप्सी के द्वारा, इस तरह चीज़ को यदि हम अलर्ट रहेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने गंभीर बीमारी से अपने परिवार को, अपने घर वाले को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि महिलाओं को ये पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है 13-14 की उम्र से ही होने लगता है, तो क्या माँओं को, लड़कियों को बताना चाहिए कि ये उम्र अभी ऐसा है, अभी आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आप हमें बताइए कि किस तरह से वो अपनी बेटियों को समझाए। जी, इसमें तो महिला जो है, जो बच्चियों की जो माँ है वही उनकी पहली डॉक्टर भी है, मैं बोल सकता हूँ। तो उनको ये पहले से अलर्ट करके रखना होगा कि आपके अंदर इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होंगे, शरीर में विकास होंगे, डेवलपमेंट होंगे, तो उसमें हार्मोन की समस्या होगी, उसमें आपको लिकोरिया की समस्या होगी, ये मेट्रोलेजिया की प्रॉब्लम होगी, जिसको हम श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर की समस्या बोलते हैं, इस तरह की समस्या हो सकती है। और इस दौरान हार्मोनल चेंज के कारण बच्चियां काफ़ी चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, तो वो काफ़ी तनाव में भी रहती हैं। तो इन तरह चीज़ को पहले से मेंटली आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं, तो काफ़ी उनको सपोर्ट रहेगा। और उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। पर्सनल हाइजीन, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको साफ रखने की ज़रूरत है, जिसके कारण बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, जैसे लिकोरिया इस तरह की प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक रख सकते हैं। और आयुर्वेद में बहुत सारे आप जो है आप ये क्वाथ बना सकते हैं, जैसे हल्दी है, नीम है और गिलोय है, और त्रिफला क्वाथ को काढ़ा बना के उसका पानी से आप उसकी सफाई करें, ये तो बहुत सारे कॉमन जो जीनेटल प्रॉब्लम है उस तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम डेली मरहा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है
तो आजकल बहुत सारी समस्याएं आने लग गई हैं महिलाओं को प्रेगनेंसी में और प्रेग्नेंट होने में भी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण है कि सबसे पहले तो 18 साल से कम उम्र में यदि माँ बनती है, वो तो अब सरकार के द्वारा ये है, कानून भी है कि अब उससे पहले शादी हो नहीं सकती। दूसरा चीज़ है कि अब 35 के बाद माँ बनती है, उसमें भी ये समस्या सारी शुरू होने लगती है। सबसे इसका मुख्य कारण है पीसीओडी, अधिक उम्र में शादी होना, थायराइड का असंतुलन, ब्लड प्रेशर की समस्या, बहुत सारे चीज़ जो समस्याएं हैं वो कॉमन एज के साथ जुड़ते जाते हैं महिलाओं के साथ। अंडे की क्वालिटी कम होने लगती है, यूट्रस का जो अपना फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगता है, जो प्रॉपर हार्मोन रिलीज़ करने की जो ज़रूरत होती है वो रिलीज़ नहीं होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो जब आप 35 के बाद प्रेगनेंसी का जो दिक्कतें आती हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं आजकल। मतलब एक माँ बनना जो है बहुत बड़ा एक तरह का तपस्या हो गया है जी। बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट के द्वारा गुजरने पड़ते हैं, और उसमें मेंटली भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसमें मैं ये सोशल जो समाज है उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शादी जो है समय पे होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि वो समस्या जो है हार्मोन की समस्या, शरीर की समस्या, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे समय से पहले उस समस्याओं से बचा जा सकता है यदि हम अलर्ट रहेंगे तो। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल लोग शादी करना नहीं चाहते, 30-35 की उम्र के बाद ही करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं इसके बाद, तो पहले से ही क्या सावधानी वो बरत सकती हैं जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां ना हो? जी बिल्कुल, उसके लिए कम से कम प्रॉपर अपना एक टेस्ट कराते रहेंगे, जिसमें AMH का टेस्ट होता है, इंट्रामोलर हार्मोन का टेस्ट दे सकते हैं कि अंडे की क्वालिटी कैसी है, FSH कैसा है, LH कैसा है, अपना प्रॉपर हार्मोन टेस्ट कराकर और अपने खान पान को कंट्रोल करके अपना जो BMI है, जो बॉडी का मास इंडेक्स है, उसको हम मेंटेन करके, वज़न को घटा के, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके, उसके बाद बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए BP की समस्या है तो BP अपना कंट्रोल करके, शुगर की समस्या है तो शुगर कंट्रोल करें। और बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ समस्याएं, जैसे BP को एकदम नॉर्मल रखना है जी। मोटिलिटी जो होती है BP के कारण ज़्यादा होती है। थायराइड बिल्कुल कंट्रोल रखना है। थायराइड की यदि दवा चलती है तो कोई चिकित्सक से परामर्श लेके प्रेगनेंसी के दौरान TSH नॉर्मल जो TSH होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दवा का डोज भी बढ़ाया जा सकता है। तो अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार आप दवा का डोज बढ़ा सकते हैं। ब्लड प्रेशर निश्चित कंट्रोल रखें, थायराइड को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, और फिर जो मॉनिटर है बच्चे का, जो फीटल हार्ट है, उसको आप डॉपलर छोटा सा मशीन आता है उसको रख के आप फीटल को साउंड भी सुन सकते हैं। अपने बच्चे को हलचल को भी महसूस करना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी जो 35 के बाद होगा काफ़ी अलर्टनेस के साथ होना चाहिए, काफ़ी सावधानीपूर्वक होना चाहिए। डॉक्टर के रेगुलर चेकअप में रहें, सप्ताह में, अंतिम माह में तो आप सप्ताह में फॉलोअप करते रहें 36 से 37 वीक तक में। जिनको समस्या ज़्यादा है तो वो डिलीवरी करा भी सकते हैं। तो हम इससे यही समझते हैं कि डॉक्टर का परामर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने अनुमान से कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हानिकारक ही साबित होती है। तो हमने अभी बात की वज़न के बारे में, और वज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना आजकल के लिए, फ़िट रहना, क्योंकि इसी की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो हमारा क्या वेट होना चाहिए एक एज के हिसाब से? जो हाइट है आपका एज के हिसाब से और आपके हाइट के हिसाब से वज़न होना चाहिए। आपका हाइट यदि 160 सेंटीमीटर है तो उसमें आप 100 घटा लीजिए, 60 kg आपका वज़न होना चाहिए नॉर्मल। अब वज़न होता क्या है कि 20 kg, 30 kg, 5 kg, 7 kg एवरेज लोगों का ज़्यादा हो जाता है। जब वज़न ज़्यादा होगा तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। लीवर देखिएगा तो उसमें फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। फैटी लीवर जहाँ समस्या शुरू होगी तो अपना जो मेटाबॉलिज्म है,
शरीर का जो प्रॉपर डाइजेशन है, शरीर का सारे सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाता है। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को ज़्यादा काम करना। तो ओवरवेट आपके शरीर को धीरे धीरे बीमार कर देता है, घुटना खराब कर देगा, गठिया होगा, थकान होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, चलिएगा तो सांस फूलने की समस्या होगी। तो वजन को आप आइडियल रखिएगा तो काफ़ी लंबी लाइफ भी हो जाती है। यदि आप वज़न अपना आइडियल रखे हैं ना, 10 साल उम्र आपकी बढ़ जाएगी ऐसे। अब वज़न को घटाना कैसे? समय पे खाना खाना है। और मेरा तो व्यक्तिगत सलाह है, ये सब पर लागू भी हो नहीं सकता है, रात्रि का भोजन आप छोड़ दें। सुबह में आप नाश्ता लें, दोपहर में खाना लें, रात में 1 गिलास दूध लें, और नहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में आप भोजन लेने की कोशिश करें। क्योंकि आप शाम के बाद से जब आप भोजन छोड़ देंगे तो आप 12 घंटा का फास्टिंग हो जाता है, तो सारा मेटाबॉलिज्म आपका धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। और चिकित्सा भी है, लंघन है, उपवास, ये एक शरीर का चिकित्सा है। जो आपने खाया, जो आपको पचाना है, जो पचा नहीं, वो आप लंघन के द्वारा, लंघन क्या है? उपवास एक थेरेपी है जो दोषों को समन करता है। तो आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो सुबह दोपहर का जो भी आपका भोजन का दोष है वो भी दूर हो जाता है, और धीरे धीरे आपका वजन भी कम होने लगता है। 1 महीने में लगभग 2 से 3 केजी वजन आपका सामान्यतः घटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि 2 टाइम ही खाना खाएं, और रात में जो खाना खाए वो हमेशा लाइट होना चाहिए। बॉइल्ड सब्जी खा लिए, हल्का दूध ले लिए, थोड़ा दलिया ले लिए, इस तरह का चीज़। आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, वो अवॉइड करना है हमें। तो जैसे कि आपने कहा कि ये सारी दिक्कतें होती है, तो और भी महिलाओं को जैसे हेयर फॉल की दिक्कत होने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, इसका क्या रीज़न है? इसके मोटापा हेयर फॉल के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और थायराइड भी जी। तो थायराइड की समस्या के कारण हेयर फॉल की समस्या होती है, और पीसीओडी जो हमने बताया, पीसीओडी भी मुख्यतः हेयर फॉल की समस्या का कारण। तो हेयर फॉल होता क्यों है? आपके शरीर में आयरन की कमी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो भरपूर अपने खाने में अंकुरित अनाज, जैसे स्प्राउट है, उस तरह का चीज़ का प्रयोग करें। आंवला रसायन का प्रयोग करें। आंवला रसायन आयुर्वेद की दवा है, बहुत सस्ती दवा है, और उसको यूज़ करने से आपकी मेधा शक्ति भी अच्छी रहेगी, बाल भी लंबे समय तक काले रहेंगे, बाल पकेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं। बाल झड़ने की समस्या कॉमन है, और स्त्रियों की सुंदरता जो है बाल पर ही है। तो आंवला रसायन का प्रयोग जरूर करें, स्प्राउट्स का प्रयोग करें, पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग करें, और वायल में महाभृंगराज तेल का प्रयोग करें, तो काफ़ी हद तक इन सब समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। जी। इस विषय पर चर्चा तो बहुत की जा सकती है, बट समय हमारे पास बहुत सीमित है। तो अंत करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं महिलाओं को कि वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें? महिलाओं को मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना आप ध्यान दे सकते हैं दीजिए। घर के आपके कामकाज से कोई कैलोरी बर्न नहीं होता है। आपको मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना ज़रूरी है, आधा घंटा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को जानना ज़रूरी है। 40 साल के बाद हैं तो अपना अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग अवश्य कराएं, थायराइड का, बीपी का, शुगर का हर 6 महीने में टेस्ट कराएं, और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश, क्योंकि सारा शरीर का जो स्वास्थ्य आपका है, पूरा परिवार आप ही के स्वास्थ्य पर चलता है। आप स्वस्थ रहिएगा तो अपने परिवार को योगदान भी दे सकते हैं। जी। तो जैसे आपने कहा, जैसा आपने परामर्श दिया हमें, जैसा हमें आपने सब चीज़ों के बारे में बताया, मैं जाहिर है कि सारे दर्शकों को ये बहुत ही काम आएगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा उन्हें ये सब जान के। मैं आज धन्यवाद करती हूँ आपका इस शो में आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और हमें इतना ज्ञान अमृत देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले विषय में चर्चा के साथ। तब तक के लिए जोहार।